उस काम की बातों पे आते हैं। दो बातें, पहली बात तो यह है कि भारत ने क्या किया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले जो 10 साल है ना, अगले 10 साल हमारे पास टाइम है मेरे ख्याल से जी। बात करने का। देखिए, एक दूसरी जंग अजीम के बाद एक रैंड कॉरपोरेशन बनी थी, और रैंड कॉरपोरेशन एक बड़ा थिंक टैंक है, दुनिया का बड़ा थिंक टैंक। और अगर आपने इस तरह समझना हो कि रैंड कॉरपोरेशन को यानी वो आप उसको एक मामूली थिंक टैंक ना समझें, इस तरह समझें कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जो डीप स्टेट्स हैं और तमाम जो फौजें हैं, उनको रैंड कॉरपोरेशन एक गाइडलाइन देता है अगले 5 सालों की, 10 सालों की। और ये इस तरह से तो 9/11 से पहले, जैसे आप याद होगा डॉक्टर सवार अहमद बार बार कहते थे रैंड कॉरपोरेशन ने ये कहा था 2000 में रैंड कॉरपोरेशन। तो रैंड कॉरपोरेशन जो है वो वैसे तो उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन उनकी इस बहरान के दौरान जबकि ये कशीदगी चल रही है इंडिया चाइना ये सारी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट उनकी आई है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इन 2030। अच्छा, ये उनका वो कह रहे हैं कि 2030 अब से लेके 2020 से लेके और आगे अब जंगें कैसे होने जा रही हैं, इस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जो अमेरिकन डीप स्टेट है, ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर नहीं है, ये कोई आप समझें कि यानी ये उनका ये डीप स्टेट है, ठीक है ना। इसको आप ये समझें कि ये बता रही है कि अमेरिकन डीप स्टेट उनकी और उनकी जो फौज है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो अगले चंद सालों को दुनिया में किस तरह से देख रहे हैं। अच्छा, अब उसमें वो फिर ये कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं कि उसमें पॉसिबल क्या है। तो उसमें उन्होंने ट्रेंड्स देखे हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं, 3-4 सवाल हैं बुनियादी तौर पर, उसको बड़ा करें। वो कहते हैं पहली बात तो ये कि वेयर विल द नेक्स्ट वॉर, अगर अगली जंग कहां होगी। अच्छा, ये 2030 तक की बात है, लेकिन अभी शुरू हो गया खेल। 4 सवाल हैं सिर्फ। अगली जंग कहां पे होगी, हु विल फाइट इट, उसे लड़ेगा कौन, वाई विल इट अकर, वो होगी क्यों, एंड हाउ विल इट बी फॉट, और वो लड़ी कैसे जाएगी, उसका तरीका क्या होगा लड़े जाने का। तो ये 4 सवालों पे रख के उन्होंने उसके बाद जो है वो अपनी ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने ट्रेंड्स को देखा है। सिर्फ 4 या 5 ट्रेंड्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने गौर किया। पहले वो देख रहे हैं कि उन्होंने ये बात की है सबसे पहले कि जो मिलिट्री ट्रेंड्स बाद में, पहले वो जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स पर आ गए। इसको जरा गौर से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल ट्रेंड ये है नंबर 1 कि अमेरिका जो है वो पोलराइज हो जाएगा, दुनिया में तनाव हो जाएगा, और उसके नतीजे में जंग लड़ेगा कौन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स विल फाइट, वो लड़ेगा एयर और स्पेशल ऑपरेशंस के जरिए वगैरह वगैरह। और वजह क्या होगी, लड़ेगा इसलिए कि वैक्यूम आ गया यूएस लीडरशिप में। ये हो गया पहला ट्रेंड, ये है जियोपॉलिटिकल। दूसरी वजह क्या होगी लड़ने की, चाइनाज राइज, चाइना बढ़ रहा होगा। हु विल फाइट, चाइना और उसके नेबर्स, वो लड़ेंगे। अच्छा, जंग होगी कहां पे, वेयर द यूएस विल फाइट, ताइवान, साउथ सी, चाइना। अच्छा, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स विल फाइट, जब चाइना की इकोनॉमी कमजोर कर देगा वो, और पोटेंशियली उस वक्त जब जी जिनपिंग का टेन्योर अपने खात्मे की तरफ आ रहा होगा, यानी जिस वक्त वो कमजोर हो जाएंगे जी जिनपिंग, या उनकी अंदरूनी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और वाई द यूनाइटेड स्टेट्स विल फाइट, डोमेस्टिक प्रेशर होगा, ये सब कुछ होगा। फिर वो कह रहे हैं कि एशिया की रीअसेसमेंट, तीसरी वजह कि वजह यह है कि एशिया दोबारा अरसर 9 एशिया के अंदर सोच पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वजह है, ये ट्रेंड है। अच्छा, हु विल फाइट, न्यू यूएस पार्टनर्स, नए जो पार्टनर्स हैं, मसलन वियतनाम, इंडिया, ये लड़ेगा, ठीक है, और लेस अदर्स, फिलीपीन, ये मुल्क लड़ेंगे। और यूएस कैसे लड़ेगा, मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, और नेशनलिज्म और फियर ऑफ राइजिंग चाइना, इसकी वजह, ये वजह बनाई जाएगी। वजह क्या बनाई जाएगी, नेशनलिज्म और फियर ऑफ राइजिंग चाइना। अच्छा, फिर उसके बाद रशिया भी दरमियान में उठेगा, ये चौथा ट्रेंड है। रशिया उठेगा और रशिया के नेबर्स उठेंगे, और फिर उसके बाद ये जो है, इसमें चलिए रशिया हो गया तीसरा। यूरोप के अंदर हंगामे शुरू होंगे, यूरोप बेचैनी यूरोप में बढ़ेगी, और उसमें उसके बाद ये होगा कि मशरिकी यूरोप के जो ममालिक हैं वो लड़ेंगे
अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, अमेरिका तैयार कर चुका होगा, काउंटर टेररिज्म वजह बनेगी वगैरह। और फिर पांच जो छठी बात है वो है टर्मोइल इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। वो देख रहे हैं कि टर्मोइल रहेगा इसमें, और यहाँ पे लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा, काउंटर टेररिज्म चल रहा है अभी, इसी तरह से मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका। अब ये जो नीचे के इसके है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे के सारे अमेरिका तनहा हुआ और नीचे सारा चाइना से रिलेटेड हो गया। तो एक तो ये बात इनकी इंपॉर्टेंट है रैंड कॉर्पोरेशन। अच्छा, दूसरी बात फिर रैंड कॉर्पोरेशन वाले जाते हैं कि मिलिट्री का ट्रेंड क्या है, फौजी ट्रेंड क्या है। मिलिट्री ट्रेंड जो है उनका वो ये कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की कुवत कम हो रही है। ठीक है, ये एक तासुर बिल्ड होना शुरू होगा, और उसके नतीजे में ये होगा कि हाउ द यूएस विल फाइट मल्टी डोमेन अंडर न्यूक्लियर शेडो एंड सम अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फौज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। कहां पर लड़ी जाएगी? जाहिर है पूरी दुनिया में लड़ी जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरे में भी चाइना है ट्रेंड, चाइना सी आ गया। तीसरे में भी सेकंड ईयर पावर आ जाएंगी, ईरान, नॉर्थ कोरिया वगैरह का जिक्र कर रहा है। अच्छा जी, वो भी मिडल ईस्ट या कोरियन पेंसिला में लड़ी जाएगी। ग्रे जोन टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगी। ग्रे जोन का मतलब ये है कि क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें हाइब्रिड वॉर भी है, उसमें पोटेंशियली एक्सकेलेट कर सकते हैं ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद वीकनिंग ऑफ स्टेट्स मोनोपोली ऑन वायलेंस। अच्छा, फिर इसमें हाइब्रिड, सब कन्वेंशनल, यानी गड़बड़ है, यानी उसमें आप समझें कि वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी, ब्लैक वाटर भी, फला भी, दिमागना भी। और ये लड़ी कहाँ जाएगी? एरियाज ऑफ फेल्ड और वीक कंट्रोल स्टेट्स में, मिडिल ईस्ट वगैरह में। अच्छा, और उसके बाद एआई जो है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की वजह से आगे बढ़ेगी, मल्टी डोमेन, ये सारे इसके फौज के ट्रेंड हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये आगे आप समझें कि उनका एक तरह से ब्लूप्रिंट है कि आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। फिर तीसरे नंबर पे वो आ गए स्पेस एंड न्यूक्लियर ट्रेंड्स। ये सारी जो है ये किससे होगी? अच्छा, स्पेस के अंदर जो है ना, वो कहते हैं कि बड़ी कंजेशन हो गई है, इसलिए कि स्पेस में भी चाइना और रशिया घुस गए है, और एक उनका सैटेलाइट गिरा, उसका जो मलबा था वो बाकी सैटेलाइट्स को भी डैमेज करने लगा। तो लेकिन वही कह रहे हैं कि जो स्पेस में वो भी चाइना और रशिया, और हम अपना डाटा, मैंने कल भी बात की थी कि बहुत सारा डाटा सिक्योर करने के लिए वो स्पेस में ये पावर्स चली गई हैं, ताकि ये डाटा जो है एक दूसरे से शेयर ना हो, मालूमात शेयर ना हो। अच्छा, और ये कहाँ लड़ी जाएगी? ये भी स्पेस में लड़ी जाएगी, जाहिर है, और स्पेस के अंदर और प्रोलिफरेशन होगी इसमें, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसमें भी चाइना और रशिया हैं सामने, लेकिन जो स्पेस के वॉर है उसके अंदर ईरान और कुछ दूसरे मुल्क फिर देखने के बाद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर जनाब वो आ गए साइबर पे। ठीक है, साइबर पे वो आ गए, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल। अब इंफॉर्मेशन कंट्रोल में रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सामने लड़ेंगे। ये वो है जिसको साइबर स्पेस, जिसको आप कह लें कि ये जो आपके पास 5G आ रही है, इंफॉर्मेशन डेटा शेयर हो रहा है, कौन क्या करता है, कौन कहां से ट्रेवल कर रहा है। ये जो कोविड-19 के दौरान ये सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली है लोगों के बारे में, किसका क्या ट्रेंड है, कौन कहाँ पे ऑर्डर करता है, टैक्सी कहाँ से आती है, घर कहाँ पे है, ट्रैवलिंग किधर है, नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, मतलब सारी मालूमात आपके स्मार्टफोन्स के जरिए दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ले चुकी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये साइबर स्पेस में इसमें प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा जल्द सैचुरेट कर देंगे हम खुद, ये यूट्यूब चैनल बना बना के, ट्विटर बना बना के सैचुरेट कर देंगे इसको, जिसको साइबर वॉरफेयर कहते हैं। साइबर के जरिए हमला होगा, यानी एक पानी का डैम बन रहा है, उस डैम को खामोशी से उसका जो कंट्रोल था वो खोल दिया, आपने बंद किया हुआ था, सैलाब आ गया। यानी साइबर वॉरफेयर के जरिए आपने जो है वो तमाम का तमाम फ्लीट जा रहा था, और आपने फ्लीट को बहरी बेड़ा जा रहा था, आपने उसको जैम कर दिया, आपने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, आपने उसके ऊपर जितने फौज के लोग थे, डॉक्टर्स देख रहे थे उनको, एक हॉस्पिटल के अंदर आपने एक मुल्क के डेटा को चेंज कर दिया। यानी उस हॉस्पिटल में मतलब जो ओ पॉजिटिव ग्रुप था या कोविड पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन गए, सारे कंप्यूटर में है ना, तो साइबर अटैक हुआ, सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव, और उनके इलाके में जाके उनको खड़ा रखा, बिठा के वापस भेज दिया, और कहा कि ये जब देखा जाएगा आगे जाके कहीं वो सफारती ताल्लुकात उस लेवल बात होगी, दफा, मतलब सादा अल्फाज में चीनी में उन्होंने कहा दफा हो जाओ। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इज्जत का मामला, अच्छा इससे ज्यादा अब भारत भी चुप है, दुनिया सारी चुप है कि क्या तमाशा हुआ है भाई, उस जमीन में उनके पास है, वहां पर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने नमक भी छिड़कना था ना, तो ग्लोबल टाइम्स जो आज उनका चाइना का अखबार है, जो उनका ऑफिशियल अखबार है, इधर बड़ा करे,
उन्होंने नमक कैसे छिड़का है? वो कहते हैं पीएलए कंडक्ट्स मैन्यूवर्स इन हाई एल्टीट्यूड नॉट चाइना इन बॉर्डर टेंशंस, आई मीन बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया। वो कहते हैं हमारे हजारों पैराट्रूपर्स और बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां और बहुत बड़ी तादाद में लोग चंद घंटों में अपने उन इलाकों में चले गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि चाइना जो है, और ये सारे के सारे हुबाई प्रोविंस से आए हैं। इसको पढ़े खबर में, वो कहते हैं हुबाई प्रोविंस से आए हैं जहां पर कोविड सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, जो वुहान शहर है। वहां से फौजें और पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद गाड़ियां आके उन्होंने तामीर और तेज कर दी है और स्पीड के साथ। यानी रुकनी खाक थी, वो सफारती ताल्लुकात खात बहाल करने, सफारती गुफ्तगू होगी भाई, उन्होंने वो कह रहे हैं हमारी धड़ाधड़ तामीर शुरू हो गई है। अच्छा, इंडियन मीडिया जबरदस्त, उनके सारे लोग इधर उधर वो गायब, सारे परेशान, 36 इंच का चीना। ये जो बात है ना इज्जत प्राइड की, अब गुस्सा बढ़ेगा अंदर। अब जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको शय मिलेगी, अच्छा ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये तो बचा ही नहीं सके किसी को यार, जापान किया, वो थाईलैंड किया, वो इंडिया जैसा मोदी अदरक का पानी पी रहे बैठे हुए, योगा कर रहे बैठे हुए। अब मामला यह है कि अब ये तो क्या जंग नहीं, इतना ही कान पकड़ के मरोड़ के इतना ही छोड़ना था उन्होंने। उनका दफा जो भाई भाग जाओ और आइंदा इधर मत आना, और जमीन और कंस्ट्रक्शन दाएं बाएं आगे पीछे, इतना ही सबक सिखाना था। लेकिन बात यह है कि उधर अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, उधर भी गुस्सा भर रहा है, सड़कों में लोग निकले हुए हैं। वहां पर ये जो वीकेंड है इस पे सबसे ज्यादा ये लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं। यूरोप में सड़कों पे वो जो सियाफाम को जो मारा है पुलिस ने। अब मसला ये कि इस पूरे किस्से में अब गुस्सा भर रहा है लोगों में, तो गुस्सा जो है ना ये कहां निकलेगा, ये आगे जाके फिर इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट्स बैठ के फिर इसको जंगों की तरफ लेके जाते हैं कि क्या वजह हुई, क्या हुआ हमारे साथ। अगला जनाब रैंड कॉर्पोरेशन की जंगों की अगली जंगों की वजूहात में आप देखें, अब वो क्या कहते हैं कि जंगें होंगी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की वजह से, कि गुर्बत बढ़ गई ना। देखिए ना, अमेरिका जो है वो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर प्रेशर आ गया, और हु विल फाइट चाइना इन यूएस, ठीक है। और कहां पे जंग लड़ी जाएगी, एशिया में, लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आप देखें जो तीसरा उस पर आ रहा है। और कहां पर कब शुरू होगी, 2020 शुरू है, अभी शुरू है इसी वक्त, ठीक है। और क्यों यूएस क्यों लड़ेगा, फियर ऑफ इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम क्लोजिंग मार्केट्स, कि क्लोजिंग मार्केट्स बंद हो रही हैं। फिर उसके बाद रिसर्च ऑफ न्यू रिसोर्सेज हैं उसमें ट्रेंड में, डिक्लाइनिंग पावर इकोनॉमिक, लोगों को बताया जाएगा देखो वजह ये हो गई, देखो तुम सड़कों पे निकले हो, देखो तुम गुस्से में हो, देखो तुम भूखे मर गए, देखो तुम्हारे पास इंजेक्शंस नहीं थे हॉस्पिटल्स में, वजह ये थी कि चीन करके। तो वो एक गुस्सा इश्तियाल जो है वो दिला के अगली जंग की तरफ जाया जाएगा, जैसे पहले हुआ था 9/11, उसके बाद का जो मंजरनामा है। और आखिरी जो ट्रेंड है वो इंपॉर्टेंट है, और वो है इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पानी की कमी होगी, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बर्फ पिघलना शुरू हो गई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ सैलाब आ गए, ये बंद देखो, बंद बना रहे हैं वहां पे, तुम्हारा इलाके से ये टेडी दल का हमला हो गया, ये हो गया, खुराक का क्राइसिस, प्लांट क्राइसिस, और उसमें फिर मौसम गर्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं जहां दुनिया रैंड कॉर्पोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंड कॉर्पोरेशन के मुताबिक दुनिया इन फैक्टर्स के ऊपर अगली जंगों पे चली जाएगी। ठीक है, यहीं तक लेके जाना था इंडिया को, यहीं तक लेके जाना था। नतीजा क्या हुआ कि जापान की तरफ से कहा गया, पता नहीं वो हमारे है कि नहीं, कि जापान जो कि सबसे बड़ा इत्तेहादी है उनकी तरफ से कहा गया शी जिनपिंग को कि सरकार आपने, थोड़े अर्से पहले शी जिनपिंग ने दौरा करना था, तो शी जिनपिंग को कहा गया, इसको बड़ा करें जरा, शी जिनपिंग को अब दूसरा अमेरिकी इत्तेहादी जो कि जिसके ऊपर अमेरिका डिपेंड कर, वो कह रहे हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका जापान का विजिट ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन यह है कि उनके विजिट का हम इंतजार कर रहे हैं, अ सिंबल फॉर रिस्टोरिंग बायलैटरल रिलेशंस इन हालात में, ठीक है। और हम इंतजार कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मैसेज भेजा है कि आप तशरीफ लाइए, और बिल्कुल हम जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, ये भी लिखा है साथ ही, लेकिन साथ ही ये है कि हम आपके भी दी दाऊद फर्शियरा चाइना के सदर के लिए। तो इतना ही सबक काफी था। आप एक बड़े बदमाश को 2 थप्पड़ मार दें तो छोटे छोटे मच्छर पहलवान तो खुद ही सीधे हो जाते हैं, तो जो बड़ा बदमाश था उसको पड़ गए 2 थप्पड़, ये हो गया ना, जमीन निकल गई सारी। 60 किलोमीटर 36 इंच का सीना। ये देखिए फौजें प्राइड के ऊपर खड़ी होती हैं, प्राइड ये होता ना इस तरह से 10 फौजी शहीद हो, 10 फौजियों ने जान दे दी और फिर जमीन गई, तो बात समझ में आती। लड़े भी नहीं, थप्पड़ जूते खाए और जमीन देकर आ गए वापस, और टीवी पे बैठ के गालियां देने, चीख रहे हैं बैठ के, यार क्या लख दी लानत, माजरत, मतलब
देखिए ना, ये इस तरह कभी भी नहीं हुआ। ये उतना मुल्क के लिए जान दे दी हमने, मर गए, जमीन नहीं जाने दी। देखिए ना, मतलब वो आखिर तक पड़े हुए, जो फिल्मों में नहीं दिखाते, पड़े हुए हैं जमीन पे, वो दुश्मन मार रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, झंडा नहीं के, जूते चप्पलें डंडे गालियां खा के दौड़ गए। और लेकिन पाकिस्तान के चीनियों ने पता नहीं अपनी जबान में कौन कौन सी गालियां दी। नहीं नहीं, आप देखिए ना, अब ये कोई बात तो ना हुई। अब वो मुसल्ला जो ग्रोह चल रहे हैं सारे, उनको मिली पावर, क्योंकि अगली एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है ना, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, साइबर पे। अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के जरिए सारी जो टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे कैसे मात दी गई। और फिर उसके बाद जो एक और बहुत बुरा नुकसान हुआ है, वो ये कि अफगानिस्तान के खेल से इंडिया आउट हो गया। ये कॉन्सुलेट्स बना के बैठे हुए थे, यहां से दहशतगर्दी हो रही थी, ये नहीं हो रही थी, ये हक्कानी नेटवर्क। अब हक्कानी नेटवर्क, इनको पता क्या चाहिए, उन्होंने कहा ना हम शराइत के ऊपर बात करने को तैयार है। अमेरिकियों ने कहा इनसे बात करो, दरमियान खलीजात ने कहा बात करो। अब तालिबान को क्या करना चाहिए, ये सवाल है। देखिए, हम तो नहीं जानते तालिबान को क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि शर्त नहीं रखनी चाहिए उनको, कोई भी मोदी को बुला के कलमा पढ़वा के उठक बैठक करवा के था। उसमें जो हुमायूं सईद वाला रोल था वो दे दे मोदी को। मतलब उसके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं समझ में आया। मतलब वो पूरे ड्रामे में आपने देखा ना, हुमायूं सईद दोस्त है भाई वो कुछ दुखी रहा है पूरे ड्रामे में, तो वो, और आखिर में जबरदस्त हो गया। तो वो रोल दे दें वो मोदी को, और उनकी जो बेगम साहिबा थी हुमायूं सईद की, वो बेगम साहिबा वाला रोल दे दें वो अजीत देवल को, ठीक है। और जो अदनान सिद्दीकी वाला रोल था वो दे दें वहां पे हामिद करजई को या अशरफ गनी को, ये जो, या ट्रंप को, ट्रंप को दे दें। तो ये इस तरह का पार्ट 2 का जो है ना, मतलब हकीकत में कह रहा हूं कि ये रोल ही बनता है इस वक्त। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या इसका पाकिस्तान पर असर होने जा रहा है। जंगें तो होने जा रही हैं। एक बड़े ज़बरदस्त, जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये ग्रैहम विल्सन की किताब है। ग्रैहम विल्सन एक बड़े ज़बरदस्त, ये पेंटागन में रहे हैं 60 की दिहाई से लेके अब तक की पेंटागन के साथ अटैच हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। और इनकी एक किताब आई है नई, डेस्टिन फॉर वॉर, कैन अमेरिका एस्केप थिसोरिडीज ट्रैप। अच्छा, अब ये जो वर्ड है थियोसोरिडीज, ये एक्चुअली एक आप समझें कि कई 100 साल पहले एक ग्रीक फिलोसफर की थ्योरी थी कि आप जंग ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आपको जंग करनी पड़ती है। और ये ग्रैहम एलिसन ने अपने जो थीसिस बिल्ड किया है, हार्वर्ड की एक पूरी रिसर्चर्स की टीम इनके साथ बैठी है, और उन्होंने ये बताया है कि पिछले 500 साल में 16 ऐसी जंगें हुई हैं जो उभरती हुई कुव्वतों और गिरती हुई कुव्वतों के दरमियान हुई हैं। सही। और उन 500 सालों में जो जंगें हुई हैं, 16 जंगों में से सिर्फ 4 जंगें ऐसी हैं जिनमें, सिर्फ 4 दफा ऐसा हुआ है कि एक कुव्वत ऊपर जा रही हो और दूसरी कुव्वत नीचे जा रही हो, और 12 दफा उनके दरमियान जंग हुई है। ठीक है। और वो मिसालें दे रहे हैं कि वॉर वॉर वॉर, आखिर में रेड देख रहे हैं ना आप, ये कह रहे हैं कि 500 राइजिंग पावर्स और डिक्लाइनिंग पावर्स के दरमियान वॉर हुई है। 4 केसेस में सिर्फ वॉर नहीं हुई।